आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक को डिटेल से कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है, और इस वजह से वो क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी आज आए हैं तो उस लिहाज से चैप्टर नंबर 2 को दोबारा स्टार्ट करते हैं। राइट जी, जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो कर सकता है। तो आज जो हम चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं ये चैप्टर 2 है एफएससी पार्ट 1 की बुक का। इसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर 2। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको स्टडी करेंगे। तो आपने मैट्रिक लेवल पे वेक्टर्स का कुछ हिस्सा जो है उसको स्टडी किया था, जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, कंपोनेंट्स वेक्टर था, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इन चीज़ों को आपने स्टडी किया था, लेकिन आपने डिटेल के साथ स्टडी नहीं किया था। आज ही हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को जो आज का हमारा आर्टिकल होंगी उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। बेसिकली हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ उन चीज़ों को कहा जाता है, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो फिज़िक्स के लॉज को ओबे करती हैं। किसको ओबे करती हैं? यानी फिज़िक्स के लॉज को। और जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जो मेजरेबल नहीं होती, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल नहीं होती, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स एक क्वांटिटी है जिसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, जो बेस से मिलके बनी है। फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, किससे मिलके बनी है? बेस क्वांटिटी से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = ma। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हो, मैस की वैल्यू भी हो, तो क्या हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं? तो इससे ये हमें पता चला हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। असलम को अपनी मामा से बड़ा प्यार है, मुझे भी अपनी मामा से बड़ा प्यार है। क्या ये जो प्यार का जो लेवल है हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना प्यार है? आपको भी अपने वालिदैन से बहुत प्यार है। क्या कभी वो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पैमाना है जिसे हम उस प्यार को मेजर कर सकें? तो ऐसी क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं है, ये क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जो मेजरेबल हैं, उनकी बात अभी अभी हमने की है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो मेजरेबल हूँ और फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती हूँ, उनको ओबे करती हूँ। बात की समझ आ रही है? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ विच ओबेज द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्लियर हो गया जी? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन? ओके। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी तरह की? दो तरह की। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटी, नंबर 2 इज ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में हमने देखा टाइम को, लेंथ को स्टडी किया, मैस को स्टडी किया, टेम्परेचर को स्टडी किया, इस तरह और भी डिफरेंट एग्जाम्पल को स्टडी किया। जो ड्राइव क्वांटिटी थी, जो बेस से मिलके बनती हैं, उनमें हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा, फिर एक्सेलरेशन को देखा, वेलोसिटी को देखा, फोर्स को देखा, वर्क डन को देखा, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आज हम दो और टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं जो इन्हीं में से आगे जो है जनरेट होती हैं। बात की समझ आ रही है? वो है नहीं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को भी स्टडी करेंगे, इन क्वांटिटीज़ के डिफरेंट ऑपरेशंस, कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीजन कैसे करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। हमारे पास इन क्वांटिटीज़ के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको भी हमने स्टडी करना है। फिर एट द मिड ऑफ द चैप्टर हम कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं, चीज़ों को अपने एक्सेस के गिर्द घुमाते हैं। उसमें टार को स्टडी करेंगे, टार के डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, रेस्ट पे है, तो हमारे पास ये किस स्टेट में है, ये कौन सी कंडीशन में है।
तो फिर इसी मुनासबत से हम इक्विलिब्रियम का जो आर्टिकल है उसको भी स्टडी करेंगे, फिर उसमें इक्विलिब्रियम की टाइप्स और उसकी कंडीशंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ये है चैप्टर का जो बेसिक ओवरव्यू है, ये हमने उसकी बात की है। तो आज हम बात करते हैं वेक्टर्स की और स्केलर क्वांटिटीज़ की। हमने अभी बात की कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की फर्दर दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। नंबर वन इज स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर टू इज वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके जी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझना बड़ा आसान है, इनको जानना, इनको समझना बड़ा आसान काम है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिमत हम नहीं लेते उसके साथ, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। क्वेश्चन ये है कि सर मैग्नीट्यूड में क्या कुछ होगा? मैग्नीट्यूड में बेटा याद रखना है दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? दो। नंबर वन इज उसका नंबर डिजिट, क्या जी? डिजिट, और साथ उसके प्रॉपर यूनिट, साथ उसके प्रॉपर फॉर एग्जांपल हमने एक सिलेंडर में वाटर लिया है तो हम देखेंगे हमने पानी कितने ml लिया है, ml मिलीलीटर, प्रॉपर यूनिट हो गया। हमने 1 किलो सेब लिए हैं तो 1 kg 1000 ग्राम हो गया। यानी कि जो क्वांटिटी लेनी है वो डिजिट और उसका साथ प्रॉपर यूनिट, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, दिस इज अ। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 10 एक नंबर है, एक डिजिट है और न्यूमेरिक वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, और किलोमीटर इज द प्रॉपर यूनिट। ये लेंथ का यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का। तो वैसे ऐसे यूनिट हम मीटर पढ़ते हैं ना, तो किलोमीटर भी लेंथ का यूनिट है। तो दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? मैग्नीट्यूड। क्या बन जाएगी? बात याद रहेगी ना? ओके जी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको स्टडी करने के लिए, या ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताती हैं, अददी कीमत के बारे में बताती हैं, सीमत का जिक्र जिसमें नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी कि हम दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, या फिर कोई बंदा आपसे टाइम पूछता है कि जी कितना टाइम हुआ है, आप उस बंदे को टाइम बता देते हो कि जी इतना टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो साथ आपने कभी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, आपने कभी नहीं बताया नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इतना टाइम हो गया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कभी बात की है? नहीं की। जब आप शॉप पे जाते हैं, कुछ चीज़ परचेज करते हैं क्वांटिटी में, किस में जी? क्वांटिटी में, तो आपने वहाँ भी कभी सीमत नहीं बताई कि हमें नॉर्थ टू साउथ चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ना किया जाए, उनको कौन सी क्वांटिटीज़ कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज़। बात की समझ आई है? अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखें, एक बंदा शॉप पे जाता है, वो जाके कहता है जी मुझे यूनिट प्रॉपर साथ नहीं लगाता, हमें कोई एक फलां चीज़ है, चीनी जो है वो 2 हमें दे दें। बात समझ आई है? सेंटेंस कंप्लीट हुआ है? कोई पल्ले पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा। वो बंदा पूछेगा 2 चीनी क्या चाहिए? 2 पैकेट चाहिए, 2 तोड़े चीनी चाहिए, 2 ट्रक चाहिए, क्या चाहिए आपको? बात की समझ आ गई है? प्रॉपर यूनिट बेटा साथ ज़रूरी है। 2 किलोग्राम चाहिए। अब उसको क्वांटिटी का पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी ये जो है ना ये मांग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैज नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड only is called scalar quantity, is called। अच्छा, जब एग्जाम्पल की बात करेंगे ना तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा टॉपिक। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जी।
हमारे पास लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन, आपने किसी पेट्रोल पंप से 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, वो 70 किलोमीटर चलने का वर्क करेगी। हमें ये बताना ज़रूरी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी ले जाएं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है। टाइम तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है ना? आगे हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़, अच्छा हमारे पास कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, जिनमें डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। एक बॉल जो है वो थ्रो करनी है, मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेली जा रही है, तो प्लेयर ने बाउंड्री से बॉल पकड़ के कीपर को देनी है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसकी। उसकी क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। या फिर वो आंखें बंद करके जिधर मर्जी फेंक दे, क्या ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पे? नहीं, लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ है, क्रिकेट इधर चल रही है, ये जनाब जो तमाशा ही आया हुआ है मैच देखने के लिए, ये उनके सर फोड़ने पे लगा हुआ है, इस तरह मुमकिन है भला? नहीं, ये कोई मजाक थोड़ी है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको मेजर करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है जी? डायरेक्शन की। मुझे वो खिलाड़ी से ये वो जो फील्डर है उससे ये बात याद आ गई है, जब वो बॉल फेंकता है, जब वो बॉल कीपर को थ्रो करता है तो वो पुश करता है बॉल को एक ख़ास फोर्स लगा के। क्या लगा के जी? फोर्स लगा के। जब वो फोर्स कम लगाता है तो बॉल कीपर के हाथों में जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक प्रॉपर फोर्स लगाता है। सपोज दैट, फर्ज करते हैं उसने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई या 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, क्योंकि फोर्स का जो प्रॉपर यूनिट है वो क्या है जी? न्यूटन। बेस यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, 15 न्यूटन की फोर्स उसने लगाई है तो बॉल जो है वो कीपर के हाथ में जा रहा है खास डायरेक्शन में, तो साथ हमारे पास हिम्मत भी आ गई। बात की समझ आ गई है? अच्छा जी, 15 और हमारे पास डिजिट भी है और साथ प्रॉपर यूनिट भी है, तो ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड बन गई। क्या बन गई जी? मैग्नीट्यूड के साथ उसने प्रॉपर डायरेक्शन में बॉल को थ्रो भी किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी मौजूद हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है जी? नेसेसरी कौन सी चीज़ साथ होती है? डायरेक्शन। बात की समझ आ गई है? क्लियर हो गया? आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है जी? कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आगे चल के हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। आप एक बॉल को यहाँ पे थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, वो बॉल मूव करके इधर नीचे आके गिर जाता है। ये जो बॉल है ये एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव कर रहा है? जब इसको हमने थ्रो किया, ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है एक खास हाइट तक, फिर उसके बाद वो आगे नीचे आ गया, तो हमने एक प्रॉपर फोर्स लगा के उसको फेंका ऊपर की तरफ। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है जी? वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके जी, वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करते हैं जी। वेक्टर क्वांटिटीज़, all those quantities which have both magnitude and डायरेक्शन। ओके जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स की भी बात करते हैं। हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बेटा बताएगा एग्जांपल कोई? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन ओके जी। अब हम इसके बाद और किसकी बात करते हैं जी? जी नहीं नहीं, एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। मोमेंटम भी हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का? अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, क्योंकि ये वेक्टर वाला चैप्टर है, इसमें ज़्यादा ऑपरेशन हम वेक्टर के स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हमारा एक स्पेसिफिक नेम है, हमें हमारे नाम से जाना पहचाना जाता है। डायमेंशंस के लिए हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, याद है सब बच्चों को? एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, वेलोसिटी को स्मॉल वी से, इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगा के हम शो करते हैं। तो हमारे पास इसी तरह वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, आइए हम उनको वन बाय वन अभी स्टडी करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा बात याद रखें, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं जी? फर्स्ट इज सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक, सिंबल से वर्ड निकला है, कहाँ से निकला है जी? दूसरा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना, कोई चीज स्केच करना। तो फर्स्ट देयर आर टू मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नंबर वन क्या है जी? सिंबॉलिक मेथड। नंबर टू इज ग्राफिकल मेथड। ओके जी, अब हम शॉर्टली इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वेक्टर को सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिंबल के साथ। किससे डिनोट करते हैं जी? सिंबल के साथ। मिसाल के तौर पे वी कैन टेक अ लेटर बाय बोल्ड फेस लेटर। वी कैन टेक बाय बोल्ड फेस लेटर। हम किसी भी लेटर को बोल्ड करके लिख लें, मोटा करके लिख लें, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। बाय नंबर वन, पहले बात करते हैं जी सिंबॉलिक मेथड की। सिंबॉलिक मेथड, we can represent by vector, we represent a vector by a bold face letter. ओके जी, इसके बाद आगे दूसरा मेथड क्या है जी? नहीं, हाँ जी, we take a alphabet या we take a letter and arrow placed above or below the letter. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो हमने बोल्ड फेस लेटर की बात की है, पहले इसकी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। हमारे पास ये ए है। जब इसको मैं बोल्ड करके लिखूँ तो ये लाइट फेस है, अभी पतला है ये। जब इसको मैं बोल्ड करूँगा, बोल्ड फेस लेटर में कर दूंगा, अब ये एक वेक्टर बन गया। ये ए नहीं है, ये एक वेक्टर ए है। ये क्या है बेटा? वेक्टर ए है। दूसरे की बात करते हैं, हमने एक लेटर लिया, उसके अबव प्लेस कर दिया एरो को, या एक वेक्टर लिया, हमने बिलो पे वेक्टर को प्लेस कर दिया, एरो को, सॉरी, तो ये हमारे पास वेक्टर ए बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया जी? ये है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है जी? अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात है। ओके जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें याद है प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जब मैथमेटिक्स के डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाते थे,
स्केच करते थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते थे। तो ग्राफिकल मेथड भी किसी चीज़ को स्केच करने से है। क्या स्केच करना है हरी? हमने वेक्टर को स्केच करना है। किसको बनाना है हरी? वेक्टर को। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे, वी ड्रा अ लाइन। बात की समझ आ गई है? हमने एक लाइन ड्रा की है और इस लाइन के दोनों में से किसी एक एंड पर, इसके कितने एंड हैं जी? 2, लेफ्ट और राइट। राइट और लेफ्ट में से किसी एक एंड पे हम एरो हेड लगा दें, एरो लगा दें किसी एक साइड पे। मिसाल के तौर पे मैं इस साइड पे लगाता हूं। तो इस लाइन में ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर है। कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर इज अ मैग्नीट्यूड। 10 सेंटीमीटर इज अ, और क्योंकि वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ए शो द मैग्नीट्यूड और एरो शो द डायरेक्शन। एरो शो द, ये जो लाइन है ये हमें मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और ये जो एरो है शो द डायरेक्शन, शो द, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मेरी बात की समझ आई है? वी ड्रा अ लाइन ऑफ सम सेंटीमीटर, वी ड्रा अ लाइन ऑफ सम सेंटीमीटर ऑफ प्रॉपर लेंथ, यानी कि यहाँ कोई प्रॉपर आप लेंथ ले लें, एंड प्लेस्ड एरो एट इट्स वन एंड, प्लेस्ड एरो एट इट्स, वी ड्रा अ लाइन ऑफ सम सेंटीमीटर ये प्रॉपर यूनिट भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। आप मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, प्रॉपर किसी भी लेंथ को यूनिट में ले सकते हैं। ठीक हो गया जी? ड्रा अ लाइन ऑफ सम सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड एरो एट इट्स वन एंड, एट इट्स वन एंड। तो ये हमारे पास हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक अगर किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। बात की समझ आ गई है? अच्छा जी, अब यहां पे ना मैं एक और चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सपोज दैट यहां से एक बंदा गुजरांवाला की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, तो हमने इन ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, इन ग्राफिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूं। हम प्रैक्टिकल में मुख्तलिफ ग्राफ को ड्रा करते हैं, मुख्तलिफ हम ग्राफ बनाते हैं। तो जब हमने प्रैक्टिकल में ग्राफ बनाने हैं तो उसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड है वो है सूटेबल स्केल लेना। क्या लेना जी? पहले एक स्केल बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे देखें ना, 10 किलोमीटर हम एक पेज पे ड्रा नहीं कर सकते। 10 किलोमीटर को एक पेज पे ड्रा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमारा एक पेज, छोटा सा पेज है, उसके ऊपर 10 किलोमीटर नहीं आ सकता। हम उसकी एक फिर स्केल बना लेते हैं। यानी 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर इक्वल टू, या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर कितने के इक्वल हुए? 10 सेंटीमीटर के। तो हमने अपने पेज को देखते हुए उसकी सूटेबल स्केल बनानी है। तो हमने जब स्केल बनाई तो उसके बाद वो जो वेक्टर ड्रा किया, तो वेक्टर की वो जो लाइन है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो एरो है इसका वो किसको शो करेगा जी? डायरेक्शन को। मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करते हैं जी? मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट किया जाता है? इधर आ रहे हैं। सिंबॉलिक मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़ा था, वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय बोल्ड फेस लेटर, बाय वी रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड बाय लाइट फेस लेटर, बाय वी रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय लाइट फेस लेटर। अच्छा, लाइट का एक तो मतलब है रोशनी। बात की समझ आ रही है? लाइट रोशन होना को भी कहते हैं। दूसरा, लाइट का मतलब है किसी चीज को क्या करना? हल्का लेना या पतला करके लिखना। लेटर को बोल्ड करके लिखेंगे तो वेक्टर बन जाएगा, उसको लाइट ही रखेंगे, पतला ही रखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है ए, ये मैंने क्या ड्रा किया है? ए इज अ मैग्नीट्यूड।
और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? शाबाश, वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v, कोई और भी सिंबल हो सकता है। इसका एक मेथड और भी है। जब आप मैथमेटिक्स में स्टडी चीज़ें करेंगे या मैट्रिक लेवल पे आपने स्टडी किया तो आप डिटर्मिनेंट लेते थे। डिटर्मिनेंट में दोनों साइडों पे दो वर्टिकल लाइन लगाते थे। सपोज आपके पास, आपने जिस वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी, आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को यहाँ लिखेंगे। सपोज दैट ये आपके पास वेक्टर ए है, तो आप इसके की दो वर्टिकल लाइनें लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी? वर्टिकल लाइन। तो ये एक मैग्नीट्यूड बन जाएगी। किसकी? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। किसकी मैग्नीट्यूड? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। बात की समझ आई है? इसको कहते हैं मॉड लेना, मॉडुलस। मॉड लेना, क्या लेना? वी कैन टेक अ मॉड, तो मॉड शो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉपर वेक्टर। क्लियर हो गया जी? तो ये था मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस की। ये बहुत आम चीज़ है। जो मैं चीज़ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये अक्सर पेपर में 2 नंबर की आ जाती है। आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, आइए उसकी बात करते हैं। पहला है जी हेड टू टेल रूल। कौन सा रूल जी? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। इसका ना एक और भी नाम है, इसका एक और भी नाम है, वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को जमा करना, ये टॉपिक हमें बताएगा। इस टॉपिक से हम सीख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको ऐड कैसे करना है, कौन सा मेथड होना चाहिए, कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। जब हम इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे तो साथ साथ उन शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी रोशनी डालेंगे। बात की समझ आ रही है? तो बात करते हैं हेड टू टेल रूल कि ये कैसा मेथड है जिसमें हम कैसे, हेड टू टेल रूल क्या है, इसमें हम वेक्टर की एडिशन को कैसे स्टडी किया जाता है। सबसे पहले आपने बात करनी है कि इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। हेड टू टेल रूल इज इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है। पहले मैं आपको ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड अभी अभी हमने पढ़ा कि हमने कुछ चीज़ें स्केच करनी है। हम लाइन ड्रा करके वहाँ से पहले इस मेथड को समझेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, उसको लिखना कैसे है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बात की समझ आई है? तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझिएगा। सपोज हमने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर ए। ये हमारे पास वेक्टर ए है। ये हमारे पास क्या है जी? वेक्टर ए है। हमारे पास ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर बी है। 2 वेक्टर्स हमने सपोज कर लिए। कंसीडर देयर आर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर ये साथ साथ जो हमने करना है उसको हमने लिखते भी जाना है। देयर आर 2 वेक्टर्स, कंसीडर देयर आर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात की समझ आ गई? अब देखें हेड टू टेल। हेड टू हेड के साथ किसको मिलाना है? टेल को। एक वेक्टर में जिस वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर में जिस वेक्टर को, मिसाल के तौर पे मैंने करना है a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर में मैंने बी वेक्टर को ऐड करना है, तो जिस वेक्टर को ऐड करना है, बात की समझ नहीं आ रही? जिस वेक्टर को क्या करना है? उस वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर का हेड। पहले वेक्टर का जिसको ऐड करना है, या सादा अल्फाज में यूं कह लें, दूसरे वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर का हेड, उनको मिला देना है आपने। देखें ज़रा, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, या दूसरे वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर का हेड। कान पकड़ना है, जिधर से मर्जी पकड़ लें। बात की समझ आ रही है? देखें जी, ये मेरे पास वेक्टर ए है, वैसे का वैसा ही, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी स्केच है आपने उसको वैसे ही रहने देना है। इस बी को यहाँ से ना ऐसे ही उठा के ना इसके ऊपर लगा देना है, ज्वाइन करवा देना है। देखें जी, ये मैंने इसको इसके साथ प्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। तो आपने लिख देना है वी कैन ज्वाइन वेक्टर बी या द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। बात की समझ आ गई है? टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए।
एट लास्ट या एट द एंड, इसके बाद हमने जो पहला वेक्टर होगा ना उसकी टेल को आखिरी वेक्टर, देखो ना इसमें हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो आखिरी वेक्टर दूसरा हुआ ना। अगर हमारे पास 3 वेक्टर होंगे तो आखिरी वेक्टर कौन सा होगा? अगर 5 हैं तो लास्ट वाला कौन सा होगा? 5वां। तो जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड से मिला देना है, पहले वेक्टर की टेल और एंड वाले वेक्टर का हेड। देखें जी, पहले वेक्टर की टेल और एंड वाले वेक्टर का हेड ये मैंने मिला दिया, तो ये मेरे पास बन गया जो नया वेक्टर आया, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये बराबर है वेक्टर ए के प्लस वेक्टर बी के। बात की समझ आई है? इसको लिखेंगे कैसे देखिएगा। फर्स्ट देयर आर कंसीडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए एंड जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर ए विद द हेड ऑफ वेक्टर बी, या जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। बात की समझ आ गई है? तो ये हमारे पास ये जो मेथड है ये है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। तो इसकी बात करते हैं, कंसीडर देयर आर 2 वेक्टर्स कौन कौन सा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जॉइन, या यहां फर्स्टली भी लिख सकते हैं, फर्स्टली जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए एट द एंड join the tail of first vector tail of first vector हमारे पास कौन सा है? वेक्टर है ए। join the tail of first vector with the head of last vector। और हमारे पास इस केस में हमारे पास लास्ट वेक्टर है वेक्टर बी। कौन सा है री? अच्छा, ये तो था हमारे पास हेड टू टेल रूल। हमने इसमें 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है, 2 वेक्टर को हमने ऐड किया है। अभी हम बात करते हैं 3 वेक्टर को। आपकी बुक में 2 वेक्टर्स को उसने ऐड करना दिखाया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है, उसके बारे में स्केच किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि 3 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। हमारे देखिएगा यहाँ पे, सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर है सी है। तो देखिएगा इनको ऐड कैसे करना है। वेक्टर ए, हम इस वेक्टर को उठाएंगे, इसकी टेल इसके हेड से मिला देंगे, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर जॉइन विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ऐसे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये वेक्टर बी, राइट जी। अब देखिएगा, इसको उठाया, अब मुझे बताएं इसको इधर इसके साथ ज्वाइन करूंगा कि इसके साथ ज्वाइन करूंगा? यहाँ पे, यहाँ पे, इधर नीचे, इसके हेड के साथ। ओके, ये सी को मैंने इसके साथ ये कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। बात की समझ आ गई है? क्योंकि हमारे पास हेड टू टेल रूल कहता है दूसरे वेक्टर को पहले के साथ। जब हमने इसकी बात की तो इसकी टेल को इसके साथ, जब इसकी बात करेंगे तो दूसरा वेक्टर ये होगा, इसकी टेल को इसके हेड के साथ। और एट द एंड हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे जी? तो रिजल्टेंट कैसे ड्रा किया जाता है? पहले वेक्टर को एंड के हेड के साथ मिला दें। तो बताएं जरा, इसको फिर मैं यहाँ मिलाऊं? अच्छा, सी के साथ। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आया जी? रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बात की समझ आ गई है? ओके, यहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एक रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एक रिजल्टेंट वेक्टर। बात की समझ आई है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? देखें जी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिस बच्चे को इस टॉपिक की समझ आ गई है उसके लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझना बहुत आसान है। कैसे बोला? वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द अपोजिट ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे वाइस वर्सा नहीं कहते, यानी कि वेक्टर एडिशन का उल्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कैसे जी? देखें जी, यहाँ से ये मैंने ये चीज़ें यहाँ से मैंने करवा देनी है।
देखें हेडिंग लिख लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। देखें जी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमें एक में से दूसरे को माइनस करना है। सपोज दैट वेक्टर ए, इसमें से मैंने वेक्टर बी को माइनस करना है। जिस वेक्टर को करना हो माइनस, जिस वेक्टर को करना हो सब्ट्रैक्ट, क्या करना हो जी? क्या मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रहे हैं? जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको क्या करना है? देखें जी, पहले हमारे पास था प्लस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, अब प्लस की जगह पे क्या आ गया? नेगेटिव, नेगेटिव का साइन। ये नेगेटिव का साइन उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ये नेगेटिव का साइन उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। सपोज दैट, इधर देखें ज़रा, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। जब हमने ए में से बी को माइनस किया, देखिएगा यहाँ इसकी एग्जांपल को मैं डिनोट करता हूँ, कोड करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास वेक्टर ए है, पहले था वेक्टर बी, ये मेरे पास वेक्टर बी। अब मैंने ए में से बी को माइनस करना है। ये वेक्टर बी है, ये माइनस बी नहीं है, ये नेगेटिव बी। इसको नेगेटिव बी बनाने के लिए क्या करूँगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड उतनी रहेगी, इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन नेगेटिव का साइन इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। नेगेटिव का साइन इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा जी? चेंज कर देगा। पहले बी था, अब ये माइनस बी हो गया। अब करें इसको ऐड, सेम मेथड वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले इसको हम जब ज्वाइन करते थे तो ऊपर की तरफ इसको ज्वाइन किया था हमने, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मेथड वही है, पहले वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर की टेल है, तो मुझे बताएं इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? ये वेक्टर ए आएगा, ये वेक्टर ए है, पहले ये ऊपर की तरफ ज्वाइन हो रहा था, अब ये नीचे की तरफ। सारे बात वही है, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ज्वाइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये माइनस बी हो गया। रिजल्टेंट वही है, पहले ऊपर की तरफ रिजल्टेंट हमारा ड्रा हुआ, आप देखेंगे पहले वेक्टर की टेल और एंड वाले वेक्टर का हेड। तो मुझे बताएं, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। यार प्लस नहीं आएगा, क्यों जी? वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? माइनस बी वेक्टर। बात की समझ आई है? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन की तरह का ही है ना, जस्ट अपोजिट है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी है जहाँ पे नेगेटिव का साइन आए। जिस वेक्टर को माइनस करना है उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें आप लोग। बात की समझ आ गई है? मैग्नीट्यूड उतनी रखनी है आपने, मैग्नीट्यूड उतनी रखनी है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। ये हमारे आज के आर्टिकल का आखिरी टॉपिक है, रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, ये डायग्राम मैंने यहाँ से रेज इसलिए नहीं की क्योंकि इसी को हमने रिजल्टेंट वेक्टर में कोड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसके साथ कोड करना, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग, इस बेटे के पास 50 रुपए हैं और अब्दुल सलाम के पास भी 50 रुपए हैं, दोनों के पास कितने कितने रुपीज़ हैं जी? 50-50 रुपए। दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, कितने हो गए जी? 100। या आप ऐसे समझ लें, दोनों के पास 50-50 हैं और इस बेटे के पास 100 रुपये है, तो क्या इस बेटे का 100 इन दोनों के 50 के बराबर है कि नहीं? क्या उस 100 का इफेक्ट इन दोनों के इफेक्ट के बराबर है कि नहीं? चलें जी, एक तीसरा बंदा भी ऐड कर लेते हैं। एक और बेटे के पास भी 50 रुपये हैं, कितने रुपीज़ हो गए? 150। और इस बच्चे के पास 150 रुपीज़ हैं। अब तीनों बच्चों के पैसे मिलाएं तो इस अकेले के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीनों का इफेक्ट इसके बराबर है। मेरी बात की समझ आ रही है? जैसा कि ये हमारे दो पतले पतले स्टूडेंट हैं, उन दोनों का इफेक्ट मिलाएं तो इस बेटे के अकेले के इफेक्ट के बराबर है। ये जस्ट समझने के लिए मैंने मिसाल दी है। बात की समझ आ रही है ना? अच्छा, इन्हीं से हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। जिनको इन एग्जाम्पल की समझ आ गई है उनके लिए रिजल्टेंट वेक्टर को समझना इंतहाई आसान है। देखें, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों मिले एक दूसरे के साथ, हमारे पास एक वेक्टर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। इस अकेले का इफेक्ट इन दोनों के इफेक्ट के बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर ये 2 सेंटीमीटर है
ये बी भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, ऑफ ऑल द वेक्टर्स, इसका इफेक्ट सेम होता है जितने भी वेक्टर्स ऐड किए जाएं उनके इफेक्ट के। बात की समझ आई है, क्लियर हो गया री? तो बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, द वेक्टर which has the same effect as combined effect of all the vectors to be added, जितने भी वेक्टर्स ऐड किए जाएं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखें ज़रा, इसमें हमने 3 वेक्टर्स ऐड किए हैं। कितने वेक्टर्स ऐड किए हैं? इस एक अकेले रिजल्टेंट का इफेक्ट कितनों के बराबर होगा? 3 के। 2 + 2 + 2 तो इक्वल टू 6, तो r अकेला इक्वल टू किसके होगा? 6 के। तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या था री? तो आज बेटा जो जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उसका ओवरव्यू ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया है, चैप्टर का ओवरव्यू स्टडी किया है, और स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्टडी किया है विद एग्जांपल्स, और फिर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया, मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल और वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय हेड टू टेल रूल हमने स्टडी किया है विद एग्जांपल्स विद, और एट द एंड हमने रिजल्टेंट वेक्टर को स्टडी किया है। ये था आज का हमारा आर्टिकल, ठीक है जी।